नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। कक्षा 12 की एनसीईआरटी इतिहास की क्लासों की सीरीज चल रही है, जिसमें 6 क्लासें पहले हो चुकी है। आज 7वीं क्लास होने वाली है और पहले अध्याय को हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। चाहे आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो, कंपटीशन के विद्यार्थी हो, आप मैं जो बताता हूँ साथ में नोट्स बनाते रहिए, अंडरलाइन करते रहे और लिखते रहे, जिसकी वजह से आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और रिवीजन भी होता रहेगा। यानी पूरी क्लास होते ही पूरी क्लास का एक पूरा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। यानी छोटे छोटे क्लासों में टुकड़े के रूप में आपको मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहला पार्ट कंप्लीट होता है, पहले पार्ट का पूरा आपको एक साथ वीडियो मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं आज की। आज प्राचीन सत्ता के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन सत्ता यानी जो चित्र दे रखा है, आपको चित्र में देख सकते हैं, पुरोहित का चित्र दे रखा है। प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृदभांड का मतलब होता है बर्तन मिले हैं बहुत सारे, मुहरें मिली है, बाट तथा ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण बात है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, यानी ईंटों का उत्पादन अलग अलग जगह होता था। जैसे जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी, यानी ईंटें अलग अलग नहीं थी। ईंटें जम्मू से लाकर गुजरात तक समान अनुपात यानी एक जैसी ईंटें थी। इसका मतलब एक जैसी व्यवस्था रही होगी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी, यानी अलग अलग कारणों से बस्तियां अलग अलग जगह स्थापित हुई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। यानी श्रम यानी बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती थी चबूतरों बनाने के लिए और दीवारें बनाने के लिए। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता है, इकट्ठा करता है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। प्रासाद तथा शासक की बात। प्रासाद का मतलब होता है महल, और शासक यानी महल कौन बनाते थे, महल में कौन रहता था, शासक वर्ग कौन होते थे, उनके बारे में बात करते हैं डिटेल से। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, यानी पता नहीं चलता है कि राजा था या नहीं था। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। यानी मोहनजोदड़ो से वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को एक भवन मिला है, जिसको उन्होंने कहा है कि प्रासाद, यानी हो सकता है राजमहल रहा हो जिसमें राजा रहा हो, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यानी पत्थर की मूर्ति जो अभी आपने देखी है पुरोहित राजा की, यानी राजा जो था उसकी संज्ञा दे रखी है। आज भी प्रचलित है मूर्ति। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्व मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यानी जैसे मेसोपोटामिया में शासन चलता हो सकता है सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही चलता हो, यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 23, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है। यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते थे, धार्मिक कार्य, वो अभी तक पता नहीं चला है। नहीं जानने के साधन उपलब्ध है। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी? अब ये पता नहीं है कि राजनीतिक सत्ता किसके पास होती थी। कुछ पुरातत्वविद यानी इतिहासकार इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ कहते हैं कि शासक थे और कुछ कहते हैं कि शासक नहीं है, तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी सब बराबर थे। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, राजा अलग था और साधारण व्यक्ति साधारण था। लेकिन सभी कहते हैं कि नहीं, सभी व्यक्ति समान मिलकर शासन करते थे। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य ही था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता हो। नियोजित बस्तियों साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों का इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते रहे होंगे। यानी एक साथ निर्णय नहीं लिए होंगे, राजा महाराजा ऐसी कोई सभ्यता रही होगी। अब अंतिम जो टॉपिक की बात करते, सभ्यता का अंत। इतनी बढ़िया सभ्यता जिसके अंदर राजा, महल, विभिन्न प्रकार की नालियां, डिजाइन से बनाए हुए कारीगर वस्तु, मृदभांड थे, ये सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई, सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। साक्ष्य मिले सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले तक चोलिस्तान यानी पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। यानी बहुत सारे विकसित हड़प्पा स्थल जी उनको त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। कि उसका कारण क्या था? इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी पाकिस्तान वाले इलाके को छोड़कर वो भारत वाले इलाके में आने लगे थे। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। यानी उत्तर हड़प्पा, उत्तर यानी बाद में, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में विकसित हुई सभ्यता, वो सभ्यता कुछ समय तक और विकसित रही।
कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु जैसे बाट बदल गए, मोहरे बदल गए, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। बाट अलग हो गए, मोहरे अलग हो गई और विशिष्ट मन के जो बनते थे वो समाप्त हो गए। विशिष्ट मन के जो बनाने का कार्य था वो समाप्त हो गया। लेखन और लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प शिक्षा भी समाप्त हो गई। अब लिखने का काम बंद हो गया और शिल्प शिक्षा यानी पत्थर की जो वस्तुएं बनाते थे वो भी समाप्त हो गया। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल का प्रयोग लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, यानी घर बनाने की तकनीकें धीरे धीरे कम होने लगी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया, यानी बड़ी सार्वजनिक जैसे चबूतरे वगैरह बनाने बंद हो गए। कुल मिलाकर पुरावस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। उत्तर हड़प्पा में ग्रामीण संस्कृति, जबकि हड़प्पा सभ्यता में शहरी संस्कृति थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, शहरी संस्कृति। उत्तर हड़प्पा यानी बाद में जो विकसित हुई थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। अब ये परिवर्तन कैसे उसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले नक्शे की बात करते हैं। ये स्थान दे रखा है, सिंध जो दे रखा है पाकिस्तान के अंदर है, रंगपुर गुजरात के अंदर यानी भारत के अंदर है। उत्तरवर्ती सिसवल जो दे रखा है ये राजस्थान के पास में उत्तर प्रदेश के आसपास दे रखा है। ये समाधान एज यहाँ पे जुकर संस्कृति यानी ये बिल्कुल ये राजस्थान के किनारे और पाकिस्तान से मिलती जुलती। इधर अरब सागर देख ही सकते हैं नक्शे के अंदर आप। अब ये परिवर्तन, इतने सारे परिवर्तन हुए कैसे, इस विषय में कई व्याख्या दी गई। इनमें जलवायु परिवर्तन, कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन अचानक हो गया हो, या फिर वनों की कटाई हो गई हो, या फिर अत्यधिक बाढ़ आ गई हो, या नदियों का सूख जाना, या गर्म या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग। ये सारे कारण ही अलग अलग इतिहास का, लेकिन अभी तक एक तरह से एक कारण पता नहीं चला है। अलग अलग कारण अलग अलग इतिहासकार बताते हैं जिसकी वजह से सभ्यता अपने आप समाप्त हो गई। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ बस्तियां समाप्त हो सकती है, लेकिन पूरी सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई इसका प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मोहरो लिपि, विशिष्ट मन को मृदबांड के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन के तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिला है कि उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों में विकसित के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी ये सत्र समाप्त हो गया, उसके बाद नए सत्र बसने के लिए सहस्त्राब्दी एक शताब्दी लग गई नए स्थान पर बसने के लिए।